नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट को कवर कर रहे थे सेमेस्टर 5 के लिए और हम इसमें डिस्कस कर रहे थे शांति पर्व के बारे में। शांति पर्व जिसे वेद व्यास ने लिखा है और शांति पर्व एक डिस्कोर्स है, एक बातचीत है जो कि युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच होती है। तो हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था आपके किस तरह से 2 थ्योरीज दिए हुए हैं स्टेट के, एक आपका क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी था और एक आपका डिवाइन राइट थ्योरी था। फिर हमने दूसरे लेक्चर में किंग के क्वालिटीज क्या हैं, किंग के ड्यूटीज क्या हैं, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है लोगों पर, और उसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया था मिनिस्टर्स के बारे में, फिर जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं उनके बारे में। आज थर्ड लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम कंडीशन ऑफ इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपातकाल की स्थिति हो जाए तो किस प्रकार का स्टेप राजा के द्वारा लेना चाहिए। फिर उसके बाद हम फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करने वाले हैं, इंटर स्टेट रिलेशंस, और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ एलाइज, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अंतिम में एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, ठीक है, अर्थात राज्य के अंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने मेरा अगर लेक्चर देखा होगा मनु का और साथ ही साथ कौटिल्य का, तो कौटिल्य एक रियलिस्ट है, मनु एक आइडियलिस्ट है। लेकिन आप भीष्म पितामह का व्यू देखिएगा जो कि शांति पर्व में हमें वेद व्यास बताते हैं, ये मनु और कौटिल्य के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। इनका एक बैलेंस्ड अप्रोच है पॉलिटिक्स को लेकर और तमाम सभी चीजों को लेकर। तो चलिए इसको डिस्कस करने का हम कोशिश करते हैं। ना ये ज्यादा आइडियलिस्ट है, ना ये ज्यादा रियलिस्ट है, ना ये आदर्शवादी विचार के हैं, ना ये बहुत ज्यादा यथार्थवादी विचार के हैं। इनका जो विचार है वो संतुलित है अगर हम देखें तो भीष्म पितामह क्या बताते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, किस तरह से टैक्स लेना चाहिए राजा को, क्या शांति पर्व में दे रखा है। तो राजा को जो है वह कर लेना चाहिए, कर वसूल करना चाहिए, क्योंकि कर के बिना राजा जो है शांति और सुरक्षा को बहाल नहीं कर पाएगा। किंग कैन नॉट establish the peace and security without collecting the taxes from the people. ओके, लेकिन जो टैक्स का सिस्टम है, जो कर प्रणाली है, वो जस्ट है, अर्थात वह न्याय के सिद्धांत पर बेस्ड है। भीष्म कहते हैं कि राजा को जो है एप्रोप्रिएट टैक्स वसूल करना चाहिए कानून के हिसाब से। आज भी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव है बिना कानून के कोई भी कर नहीं लगा सकते। उसी प्रकार से उस समय भी ये अवधारणा है, भीष्म पितामह बताते हैं युधिष्ठिर को कि भाई अगर आप कर लगाना तो एप्रोप्रिएट कर लगाना और कानून के हिसाब से आप कर लगाना, और आप लोगों का शोषण मत करना, आप अपने प्रजा का शोषण मत करना, कर का जो बोझ है उसको बढ़ाकर। कहते हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर से दैट डू नॉट एक्सप्लॉइट योर सब्जेक्ट्स बाय इंक्रीजिंग द टैक्स बर्डन। ओके, सो द भीष्म पितामह इज ऑलवेज सजेस्टिंग द युधिष्ठिर दैट you should always levy the appropriate tax from the subjects according to the law. उसके बाद बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि मेथड क्या है कर को कलेक्ट करने का, टैक्स को कलेक्ट करने का शांति पर्व में, ठीक है। उसके बाद ये भी बताया रखा है कि जो कर कलेक्ट होगा, जो टैक्स कलेक्ट किए जाएंगे, उसको खर्च कहाँ किया जाएगा, एप्रोप्रिएट कहाँ किया जाएगा उसको। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए, अर्थात जनता के भलाई के लिए, उनका कल्याण के लिए। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, हाईवेज बनाने के लिए, कैनाल्स बनाने के लिए, अर्थात नहरों का निर्माण करने के लिए। फिर सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, पानी पीने का स्रोतों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जैसे कि कुएं हो गए, तालाब हो गए, और साथ ही साथ मंदिरों के निर्माण में। तो टैक्सेस का यहाँ इस्तेमाल होना चाहिए, बेसिकली जन कल्याण के लिए टैक्सेस का इस्तेमाल होना चाहिए। उसके बाद जो चैप्टर 71 है शांति पर्व का, तो चैप्टर 71 में मेंशन किया हुआ है कि भाई जो व्यक्ति फिनेंशियल डिपार्टमेंट में, अर्थात जो वित्तीय विभाग में जो व्यक्ति को ऑफिसर के तौर पर, अधिकारी के तौर पर रखा जाएगा, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तो भीष्म कहते हैं, हमें वेद व्यास बता रहे हैं भीष्म और युधिष्ठिर के बीच का डिस्कोर्स, उनके बीच का बातचीत, इसीलिए मैं हमेशा भीष्म का नाम ले रहा हूँ। ये मत सोचने लगना कि भाई वेद व्यास ने शांति पर्व लिखा है, लिखा तो वेद व्यास ने है, लेकिन क्या लिखा है, भीष्म पितामह और साथ ही साथ युधिष्ठिर के बीच का जो बातचीत है उसको लिखा है, ठीक है। कि युधिष्ठिर जाते हैं भीष्म के पास पूछने की भाई किस तरह से हम अपने राज्य को चलाएं, गुड गवर्नेंस को स्टैब्लिश करें। तो ये मैं
पहले लेक्चर से आपको बताता आ रहा हूँ। तो भीष्म के अनुसार राजा जिसको अपॉइंट करेगा वित्तीय विभाग में, वह व्यक्ति जो है, वह अधिकारी जो है, वह ऑनेस्ट ईमानदार होना चाहिए और एक ग्रिडी, एक लालची और इंडल्जेंट ऑफिसर को कभी भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में नियुक्त नहीं करना चाहिए राजा को, क्योंकि ऐसा एक जो अधिकारी होगा वह राज्य को जो है अस्थिर बना देगा। ही विल मेक द स्टेट अनस्टेबल बाय एक्सप्लॉइटिंग द सब्जेक्ट, ओके। क्योंकि ये प्रजा का शोषण करेगा, उनसे घूस लेगा, ब्राइब लेगा और इस तरह से वह अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, कि इमरजेंसी के कंडीशन में राजा को किस प्रकार से व्यवहार करना है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये मनु के तरह आइडियलिस्ट नहीं है और कौटिल्य के तरह एक्सट्रीम रियलिस्ट भी नहीं है, ठीक है। तो जो कंडीशन है इमरजेंसी का, अर्थात जो आपातकाल की स्थिति है, एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जहां एडवर्सिटी या क्राइसिस हो। किस प्रकार का एडवर्सिटी और क्राइसिस हो? जहां लोग जो है फेमाइन अर्थात सूखे से उनकी जान जाए या उनको समस्या हो, जहां फिर बाढ़ आ जाए या फिर युद्ध हो जाए। तो ये जो 3 कारण हैं, ये सूचित करते हैं, चिन्हित करते हैं कि भाई अभी इमरजेंसी का कंडीशन है, ओके। तो इसको कंडीशन ऑफ इमरजेंसी बोला गया है। और भीष्म कहते हैं कि ऐसे कंडीशन में जो राजा है उसको ऑर्डिनरी रूल को, अर्थात जो आपके जो सामान्य जो कानून व्यवस्था है उसको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जो एडवर्सिटी होता है, जो आपातकालीन स्थिति होती है, उसका अपना मोरालिटी होता है, ठीक है। इसीलिए राजा को कोई भी मोरालिटी फॉलो करने की जरूरत नहीं है और राजा अगर कोई भी मोरालिटी को अगर फॉलो नहीं कर रहा, अगर कोई नैतिकता को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इमरजेंसी में वो चाहे तो ऐसा कर सकता है और जो जनरल रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको सस्पेंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे राजा को एक बात ध्यान में रखना है कि इमरजेंसी के सिचुएशन में वे अपने प्रजा को कॉन्फिडेंस में लें और उनको पूरा सिचुएशन समझाए, पूरी परिस्थितियों को समझाए कि देखो भाई ऐसा हुआ है अभी और हमें साथ में मिलकर टैकल करना है। और इस तरह से राजा को जो है एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाना चाहिए या एक्स्ट्रा टैक्स मांगना चाहिए प्रजा से, ताकि इस सिचुएशन से, इस आपातकाल की स्थिति से हम जल्दी निकल पाए। तो सबसे पहला चीज हमने बताया इमरजेंसी क्या है। दूसरे चीज में हमने बताया कि ऐसे सिचुएशन में ऑर्डिनरी रूल्स को सस्पेंड कर देना चाहिए, इसमें मोरालिटी को फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि एडवर्सिटी का अपना मोरालिटी होता है। फिर हमने डिस्कस किया कि भाई लेकिन आपातकाल स्थिति में प्रजा को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनको सारा सिचुएशन समझाना चाहिए और उनसे एक्स्ट्रा टैक्स मांगना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी इस आपातकाल की स्थिति से निकला जाए। अंतिम में ये भी कहते हैं भीष्म पितामह कि देखो भाई जो वेलफेयर ऑफ स्टेट है, अर्थात जो राज्य का कल्याण है और जो जन कल्याण है, वो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है किंग का, वह सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है एक राजा का। इसीलिए राजा को हमेशा इमरजेंसी अर्थात आपातकाल की स्थिति से बचना चाहिए। मेनली जो युद्ध की स्थिति है, जो आपातकाल में कन्वर्ट हो जाती है, उससे बचना चाहिए। और यहाँ तक ये भी कहते हैं भीष्म पितामह, यहाँ आपको रियलिस्टिक उनका अप्रोच दिखेगा कि अगर राजा अगर अपने दुश्मन के साथ भी ट्रीटी साइन कर लेता है, अगर समझौता कर लेता है आपातकाल की स्थिति को दूर करने के लिए, उससे बचने के लिए, तो ये उसके लिए नैतिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने दुश्मन के साथ भी ट्रीटी साइन कर सकते हो। सो इट इज मॉरल फॉर द किंग टू साइन अ ट्रीटी विथ एन एनिमी टू अवॉइड द इमरजेंसी, ओके। तो ये कहा गया है आपको इमरजेंसी के लिए। अब उसके बाद इंटर स्टेट रिलेशन, तो हमने मनु में भी इंटर स्टेट रिलेशन देखा, हमने कौटिल्य में भी देखा, दोनों ने बहुत बेहतरीन तरीके से फॉरेन पॉलिसीज को समझाया, ठीक है ना, जो विदेश नीति है। भीष्म पितामह भी बहुत अच्छे से फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि शांति पर्व में दे रखा है, ठीक है, जो कि हमें वेद व्यास बताते हैं। तो जो इंटर स्टेट रिलेशन है या फिर जो फॉरेन रिलेशन है, जो आसपास के राजाओं से होता है, अदर जो स्टेट्स होते हैं, जो पहले छोटे छोटे राज्य होते थे उनके राजाओं से, तो राजा की क्या रणनीति होनी चाहिए अपने दुश्मन के खिलाफ, उसके अंतर्गत इंटर स्टेट रिलेशंस को बता रखा है, ठीक है, शांति पर्व में। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है आपका फॉरेन पॉलिसी का, विदेश नीति का, वेलफेयर ऑफ स्टेट एंड पीपल, अर्थात राज्य कल्याण और जन कल्याण अर्थात प्रजा का कल्याण। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है विदेश नीति का, ठीक है।
और आप जन कल्याण, राज्य कल्याण को कैसे अचीव कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग आर्मी के जरिए, मजबूत सेना के जरिए। और मजबूत सेना को अगर आपको अचीव करना है, अगर आपको रखना है, तो आपको एडिक्वेट अर्थात प्रचुर मात्रा में आपको खजाना चाहिए, ट्रेजरी चाहिए, कोष चाहिए आपको। इसीलिए जो ट्रेजरी है, जो खजाना है, वह सभी चीजों का रूट है, सभी चीजों का जड़ है। क्योंकि खजाने से आपके पास अच्छी आर्मी होगी और अच्छे आर्मी से आप जन कल्याण और राज्य कल्याण की जो अवधारणा है उसको पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए राजा को हमेशा यही प्रयास करना चाहिए फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से कि वह कैसे खजाने को अचीव कर पाए, उसको एक्वायर कर पाए, ठीक है? इसीलिए आगे लिखा गया है, इसीलिए ये सही है एक राजा के लिए कि अगर उसको ट्रेजरी का बेनिफिट मिल रहा है, अगर कहीं से उसको खजाना की प्राप्ति हो रही है, तो वह अपने दुश्मन का साथ दे और साथ ही साथ अपने दोस्त को अपोज करे, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है? अगर उसको अगर खजाना मिल रहा है तो वो ऐसा कर सकता है, वो बिल्कुल सही चीज है। उसके बाद भीष्म ये भी कहते हैं कि ये एक जो बुद्धिमान जो राजा होता है, वह दूसरे राजाओं का रिस्पेक्ट करता है, उनको सम्मान देता है और उनको इक्वली ट्रीट करता है, अर्थात समानता के साथ उनके साथ व्यवहार करता है। एक जो बुद्धिमान राजा होता है, वह कभी भी अपने कमजोर दुश्मन को भी कम नहीं आंकता। अगर सामने वाला अगर राज्य कमजोर भी है तो उसको कम नहीं आंकता, क्योंकि भीष्म कहते हैं कि आपका एक छोटा सा जो चिंगारी है वो भी आग लगा सकता है। मीन्स अ स्मॉल स्पार्क कैन आल्सो कॉज अ फ्लेम। और एक छोटा सा जो जहर है वो भी इंसान को मार सकता है, ठीक है? एंड इवन अ स्लाइट पॉइजन कॉजेस डेथ। सो दिस इज वेरी इलॉजिकल टू अंडर एस्टिमेट द एनिमी। ओके, इसीलिए कभी भी दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अपने रियल लाइफ में भी हमें सीखना चाहिए। खैर, भीष्म कहते हैं आगे, उसका मतलब यही है कि कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए अपने दुश्मन को, कि अगर एक दुश्मन राज्य का राजा, ठीक है, अगर आपके यहाँ आकर शेल्टर ले रहा है, अगर मान लीजिए आपकी राज्य की सीमा है और यहाँ पे मान लो अगर आपका एक किला है और ये दुश्मन राज्य है और यहाँ का राजा अगर एक घोड़े के साथ भी है और ये अगर आपके राज्य में घुसकर अगर शरण लिया हुआ है, तो फिर भैया आप सावधान हो जाओ। आप ऐसा मत सोचो कि अरे एक घोड़े के साथ आया है, कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि भीष्म कहते हैं कि अगर एक घोड़े के साथ भी अगर एक राजा अगर आ गया, अगर आपके सीमा के अंतर्गत अगर वह शरण अगर ले रखा है अगर कोई किले में, तो वो एक प्रोस्पेरस अर्थात समृद्ध राज्य को और राजा को भी क्षति पहुंचा सकता है। इसीलिए हमेशा एक राजा को अपने आंख और कान खुले रखने चाहिए, अर्थात केयरफुल और अवेक होना चाहिए ऑल द टाइम। ओके, ये देखिए ये बड़ा रिलेवेंट पॉइंट भीष्म कहते हैं। सो वी आर कंपेयरिंग हिम विथ कौटिल्य टू सम एक्सटेंट। ये कहते हैं कि भाई देखो, जो फॉरेन पॉलिसी है ना या इंटर स्टेट रिलेशन है, उसमें कोई परमानेंट फ्रेंड और एनिमी नहीं होता। कोई भी आपका परमानेंट दुश्मन और दोस्त नहीं होता। परिस्थितियों के हिसाब से और समय चक्र के हिसाब से ये चीजें चेंज होती रहती है। आज जो आपका मित्र है वो कल आपका दुश्मन हो जाएगा, आज जो आपका दुश्मन है वो आपका दोस्त हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। तो ये बड़ा अच्छा चीज लिखा हुआ है। फिर उसके बाद भीष्म जो है वो चैप्टर नंबर 69 में बोलते हैं कि भाई अपनी सुरक्षा के लिए तो किसी भी हद तक गुजर जाना चाहिए जब अपने राज्य की सुरक्षा की बात आए। ये कहते हैं, देखिए इसको अंग्रेज लोग भी ये पॉलिसी को यूज करते थे, इसके बारे में थोड़ा बता दूं। इसको बोला जाता है स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी। स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई आप पे हमला कर रहा है तो वो जहाँ पे है वहाँ की सभी फसलों को जला दो, वहाँ जो पानी का स्रोत है उसमें जहर डाल दो, आगे आने के लिए ब्रिजेस को तोड़ दो ताकि वो जो है वहीं पे फंसा रह जाए और वो पीछे जाने के उसके पास अलावा कोई रास्ता ना हो, क्योंकि यहाँ तो उसको खाने के लिए मिलेगा नहीं, फसलों को आपने जला दिया है, पानी में अपने जहर मिला दिया है और आपने आगे आने के लिए कुछ छोड़ा नहीं। तो इसी को स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी कहते हैं। इसका घाटा ये है कि जहां जहां ये पॉलिसी को अपनाया जाएगा वहां ब्रिजेस तोड़े जाएंगे, फसल तोड़े जाएंगे, तो जो आम नागरिक है, आम जनता है ना, उनको कष्ट होता है। तो यहाँ पे ये चीज है, लेकिन इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो आपके भीष्म है। तो कहते हैं कि भाई जो ब्रिजेस है उसको तोड़ देना चाहिए, उसको ब्रेक कर देना चाहिए अगर आप पे अटैक हुआ है, डिफेंड करने के लिए अपने आप को, ठीक है?
अगर पॉसिबल हो तो आप सभी नदियों में से, आप तालाबों में से, आप सभी पानी को वहां से पानी निकाल लो। अगर आप पानी निकालने में अगर समर्थक नहीं हो तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको उसमें जहर मिला जा मतलब देना चाहिए पानी में, मतलब जो पॉन्ड है, तालाब है, वहां का जो पानी के स्रोत है। और सेल्फ डिफेंस के लिए जो क्रूअल टेक्निक है वो भी परमिटेड है अकॉर्डिंग टू शांति पर्व। उसके बाद भीष्म जो है युधिष्ठिर को धर्म विजय के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा मनु का आइडियलिस्टिक एलिमेंट देखने को मिलेगा और यहाँ पे कौटिल्य का आपको रियलिस्ट एलिमेंट देखने को मिला। धर्म विजय के लिए एक तरह से प्रेरित करते हैं, ठीक है, विक्ट्री थ्रू द धर्म, धर्म के थ्रू विक्ट्री को प्राप्त करना। क्योंकि भीष्म का ये मानना है कि अगर आप अपने एनिमी को राइटफुल मीन से अगर डिफीट नहीं करते, अगर अधर्म युद्ध से अगर उसको अनराइटफुल मीन से डिफीट करते हैं, अगर उसको हराते हैं गैर मतलब जो खराब तरीके हैं, जो सही तरीके नहीं है, तो ये फिर आपका स्वयं को मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा, स्वयं को एक तरह से डिस्ट्रैक्शन, दैट विल लीड टू द सेल्फ डिस्ट्रैक्शन। ओके, डिस्ट्रक्शन मतलब उसको क्या हिंदी में बोलते हैं यार, मतलब विनाश की ओर, आपका अपना विनाश हो जाएगा उससे, ठीक है ना, ये चीज है। फिर उसके बाद चैप्टर जो 100 है शांति पर्व का, उसमें भीष्म पितामह एडवाइस करते हैं किंग को कि भाई अगर आप अपना आर्मी को मोबिलाइज करना चाहते हैं तो आप चैत्र महीने में, जो हिंदी मास होता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आप जानते होंगे चैत्र का महीना लगभग आपका अप्रैल के आसपास में होता है, वैसे इंग्लिश महीने की बात करें तो इस टाइम में वे कहते हैं आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइम में आपका बहुत सारा भोजन आपको आसपास के इलाकों में मिलेगा खाने के लिए, और साथ ही क्लाइमेट भी मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ठंड पड़ता है। उस समय तो भाई क्लाइमेट चेंज का इशू नहीं था, तो अप्रैल का महीना तो इतना गर्म नहीं होता होगा जितना आज होता है, तो इसीलिए कहते हैं कि भाई क्लाइमेट भी मॉडरेट रहता है। लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति हो, अगर कोई आप पे हमला कर दे तो आप चैत्र महीने का तो वेट नहीं करोगे, तब आप कभी भी आर्मी को मोबिलाइज कर सकते हो। यू कैन मोबिलाइज योर आर्मी एनी टाइम अकॉर्डिंग टू शांति पर्व, ओके, इन सच कंडीशन, इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। तो ये आपका इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में था। फिर हम आगे काइंड्स ऑफ एलाइज, काइंड ऑफ मित्र, तो हमने कौटिल्य में डिस्कस किया था कि कितने तरह के मित्र होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था, एक तो आपका सहज मित्र था और दूसरा आपका कृत्रिम मित्र था। तो यहाँ भी सहज और कृत्रिम मित्र है, लेकिन यहाँ दो तरह के और मित्रों की बात की गई है। ये शांति पर्व के 80वें मतलब जो 80th चैप्टर है, जो 80वां चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है फोर काइंड्स ऑफ एलाइज के बारे में, अर्थात 4 प्रकार के दोस्तों के बारे में। सबसे पहला है आपको सहर्त। तो सहर्त जो है वह आपका हेरिडिटरी एलाई है, मतलब एक ऐसा राज्य का राजा कि उसका पिताजी आपका पिताजी का दोस्त थे, उसके पिताजी आपके दादाजी का दोस्त थे, इस तरह से करके, तो हेरिडिटरी एलाई है, ठीक है। उसके बाद एक है भजमन। तो भजमन ऐसा राज्य है, ऐसा राज्य का राजा जिसको आपने एडवर्सिटी में, उसके आपातकालीन स्थिति में आपने उसका रक्षा किया था। तो भजमन होता है ना, हमेशा आपका नाम भजते रहता है, हमेशा आपका नाम लेते रहते हैं, तो यहीं से भजमन नाम आया कि एक ऐसा राज्य का राजा जिसका आपने एडवर्स कंडीशन में हेल्प कर रखा है, तो ये भी आपका हमेशा हेल्प करेगा। तो ये दूसरा तरह का आपका मित्र हो गया। तीसरा आपका सहज अलाई हो गया, अर्थात कीन रिलेटेड किंग्स। कीन रिलेटेड मतलब मान लो कि आप राजा हैं, बगल वाले राजा के साथ आपका कोई रिश्ता है, मान लो आपका ससुर लगता हो या फिर हो सकता है आपका चचेरा भाई हो, तो आपके खानदान से रिलेटेड, तो इसको कीन रिलेटेड बोलते हैं। और हेरिडिटरी एलाइज में फर्क है, जो सहस्त्र है और जो सहज है फर्क है। जो सहस्त्र है उससे आपका कोई खानदानी रिश्ता नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन जैसा कुछ नहीं है, इससे दोस्ती चली आ रही है पीढ़ियों से। लेकिन यहाँ जो आपका सहज है उसके साथ जो है वो एक कीन रिलेटेड किंग्स है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो सहज है ना, ये सहज का मीनिंग अलग था कौटिल्य के अनुसार, वो एक तरह से हेरिडिटरी एलाइज का बात करते थे। आपने अगर कौटिल्य का वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा। और कृत्रिम सेम है, जैसा कि कौटिल्य बताते हैं, ऐसे आपके राज्य और ऐसे राजा जो कि आपके मित्र बने
सिर्फ लालच में कि उसको पैसा अगर मिलेगा या कुछ मिलेगा उसको। इसीलिए जो सहज और जो सहस्त्र जो मित्र होते हैं, इनको बेस्ट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि भजमन हो सकता है बदल जाए। मान लो ये अगर एहसान परामोश निकल जाए, अगर नमक हलाल ना निकले, नमक हराम निकल जाए, मदद आपने किया, बाद में अगर आपको सिचुएशन अगर आए इमरजेंसी का, तो आपको फिर मदद ही ना करे, ऐसा भी होता है। कोई कोई जो है वो आपके द्वारा जो किया गया उस पे उपकार होता है, वो उपकार को याद नहीं रखता, तो ऐसा हो सकता है। और खैर कृत्रिम तो भाई लालची है, तो इसीलिए वो तो अच्छा हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, तो हमने देखा कि मनु ने भी सप्तंग थ्योरी दिया राज्य का, कौटिल्य ने भी सप्तंग थ्योरी दिया। उन्होंने 7 एलिमेंट को जो है वो एक्सप्लिसिटली एक जगह लिखकर बताया कि दीज आर द 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर द स्टेट एंड विदाउट व्हिच द स्टेट कैन नॉट सर्वाइव। बट इन द केस ऑफ शांति पर्व वी डू नॉट हैव एनी एक्सप्लिसिट evidence of the elements of state. Nowhere Ved Vyas is writing that these are the 7 elements or 8 elements or these are the elements of the states according to the Bhisma. Okay, but जब हम पूरे शांति पर्व को देखते हैं तो वहाँ जिक्र आता है बहुत सारी चीजों का। आप देखिएगा तो दो जो थिंकर्स हैं उन्होंने कमेंट किया है, ये हिस्टोरियंस हैं, एक है एस अल्तकर और दूसरे हैं आर एस शर्मा, जो कि बहुत फेमस है। आपने इनका एंशिएंट हिस्ट्री का नाम सुना होगा, जो बुक लिखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कमेंट किया है, तो इनके कमेंट से हमें पता चलता है और शांति पर्व को पढ़ने के बाद पता चलता है कि भाई इम्प्लिसिटली अर्थात साफ साफ तरीके से तो नहीं लिखा है, पर हम पता लगा सकते हैं कि हाँ वहां भी राज्य के कुछ एलिमेंट की चर्चा की गई है। एग्जाम्पल के तौर पर राजा की चर्चा है, हमने भी चर्चा किया था सेकंड लेक्चर में। फिर मिनिस्टर्स की चर्चा है, पीपल एंड टेरिटरी की चर्चा बार बार हो ही रही है, कोर्स की चर्चा हो ही रही है, दंड की चर्चा हो रही है, पनिशमेंट की जब हमने दंड और दंड नीति के बारे में सेकंड लेक्चर में बात किया था, और मित्र की हमने चर्चा की है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी एक तरह से 7 एलिमेंट्स को एक तरह से डिपिक्ट कर रहा है जो शांति पर्व है। सो द 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट आर इनएविटेबल इन द इंस्टेंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर। सो यही आपका शांति पर्व था, यहाँ पे एंड होता है शांति पर्व का लेक्चर। अब हम आगे जितने भी और थिंकर्स बचते हैं सेमेस्टर 5 के लिए, उसको हम कवर करेंगे। जिया बरानी हो गया, कबीर हो गया, अबना सुता हो गया, और कौन बच रहा है, और आपके अबुल फजल है, और भी जो बचे होंगे हम उनको देखकर कंप्लीट करा देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और इसी तरह से सपोर्ट करते रहे। हाँ, और अगर आपको ये जो हैंड रिटन नोट्स है, तो देखिए ये हैंड रिटन नोट्स आपको 50 रुपीज में मिलेंगे। कौन कौन से इसमें आएंगे, तो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का फीचर, मनु का पूरा नोट्स, कौटिल्य का पूरा नोट्स, और ये पूरा नोट्स लगभग 50-60 पेज के हैं। तो भाई एक पेज में इतना मेहनत किया है, इतने जगह से सोर्सेस को इकट्ठा किया है और इतने अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, तो 1 रुपए तो बनता ही है। गोलगप्पे से भी कम प्राइस है इसकी, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज करके आप ले सकते हैं @पढ़ो तो ऐसे, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।